करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और आपको विदित है कि हम आपके हर समय प्रयास कर रहे हैं सही सटीक जानकारी के माध्यम से आपको हम एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को दिखा रहे हैं और आपको आइडिया लगवा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न 2023 भर्ती में आए थे और उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो होगा 2025 भर्ती में आएगा, जो हम 100% गारंटी देके कहते हैं। समझ गए? क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो पिछले ईयर के प्रश्नों को देखता है, विश्लेषण करता है, उसके बाद पेपर बनाता है। तो आज देखेंगे आप 24 फरवरी 2023 का सितंबर पहले का हमने जीके जीएस का प्रश्न कवर करा दिया है और बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। याद रखेंगे 20 तारीख कंटिन्यू चला के चल रहे हैं हम, 20, 21, 22 और 23 इतने तारीखों का जीके जीएस हर शिफ्ट का ध्यान रख, हर दिन 3 शिफ्ट हुआ करते थे, हमने तीनों शिफ्ट कवर कराया। इस प्रकार से आपको एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का और साइंस का चारों पोर्शन की वीडियो आपको मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे, कंटिन्यू कवर होते चल रहे हैं। इसी शिफ्ट का इसी तारीख का हमने जीके जीएस कवर करा चुके 20 प्रश्नों का। इस शिफ्ट का इसी तारीख का हम लेके चलने वाले आपको साइंस के प्रश्न लास्ट तक देखिएगा और भी अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपका साथ साथ आपके फायदा हो सके, आपके सहपाठी हो। चलिए, और आपको पता होगा कि 15 प्रश्न आपको साइंस के आने वाले हैं। इसमें से आपको हम सही प्रश्न दिखा रहे हैं एग्जाम पैटर्न को। 21 नंबर का प्रश्न क्या 21 का, जब 1 किलो कोयले को जलाया जाता तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। और आपको बार बार इंतला कर दूं मैं कि हर भर्ती परीक्षा में आपको इस प्रकार के पैटर्न का प्रश्न आपको मिलते रहेगा और एमपी आबकारी का है तो इसका पैटर्न अभी तक बदला नहीं है, हम कंटिन्यू कवर कराते चल रहे हैं। तो 1 किलो कोयले अगर आपके पास है, उसे आप जलाओगे तो जो ऊर्जा निकलती है उसकी मात्रा कितनी है, ये पूछ रहा याद रखा। ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा 3 × 10⁻7 जूल और ऊर्जा को जूल मत से मापा जाता याद रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। तो 3 × 10⁻7 जूल इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी 1 किलो आपके कोयले से को चलाने पर। अगला ऑप्शन आप देख पाएंगे BCD। इस प्रकार से आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस प्रकार का पैटर्न के प्रश्नों को पूछ रहा है और सेम उसी प्रकार के पैटर्न प्रश्न पूछेगा। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है मेंडेलियन विकारों की विशेषता क्या है। जो मेंडेलियन कहने का मतलब यह है कि मेंडेलियन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था, उसके जो विकार हैं उसकी विशेषता क्या ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। देख, ऑप्शन पहला देख पाएंगे आप लोग, ऑप्शन दूसरा। इस प्रकार से आपको अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी हैं तो वे मुख्य रूप से एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब जो एकल जीन होता है, जीन मीन्स जानते हो आप लोग अनुवांशिकता की इकाई, जीन कहलाते याद रखेंगे। ये प्रश्न बनता है जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन होने पर क्या होते हैं निर्धारित, कौन निर्धारित होते हैं याद रखेंगे, विकार। ठीक है, जो मेंडेलियन विकार होते याद रखें वो जीन के परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। चलिए, इस प्रकार से अगला ऑप्शन देख पाएंगे और प्रश्न अगला आप देख पाए कंटिन्यू आपको 21 से 35 तक साइंस के प्रश्न मिलेंगे। 2023 भर्ती का पैटर्न बता रहे भाई और 23 का पैटर्न होकर ही फॉलो होकर 25 में आने वाला जुलाई 2025 में एग्जाम होगा। समय बहुत कम बचा। 23 प्रश्न कहता है केले के पौधे का गुच्छेदार शीर्ष एक खालिस्तान रोग है। जैसे आपको बताएं, हमें पेड़ पौधे वनस्पति प्लांटेशन से हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न रोग डिसीज से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको बता देते हैं, आप लोग पढ़ने कष्ट कीजिएगा। और केले के जो पौधे का गुच्छेदार शीर्ष होता याद रखेंगे वो विषाणु रोग याद रखें। क्या है वो, वायरल, सॉरी वहाँ वायरस होनी चाहिए, वायरस, ठीक है, वायरस, वायरल या विषाणु रोग है याद रखेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक साथ कंबाइंड PDF है, उपलब्ध। ध्यान रखें, अंग्रेजी माध्यम पढ़ सकते हो, हिंदी माध्यम पढ़ सकते हो। ऑप्शन याद रखें ये आपका करेक्ट हो जाएगा, विषाणु रोग है। ऑप्शन अगर देख पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष 24 नंबर का कहता है मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है। अब आपको पता होगा, इसके पहले भी हमें पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम से प्रश्न पूछ चुका याद रखेंगे। और ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा अपडेट हो जाएगा छोटी आंत याद रखेंगे। छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है, तो छोटी आंत सबसे लंबा पाचन तंत्र का अंग होता है।
ठीक है, चलिएगा इस प्रकार से आपको ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा छोटी आंत आपकी राइट आंसर स्मॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 25 हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब कथन कौन सा गलत ये पूछ रहा है भाई, देखिएगा ऑप्शन पहला देख पाएंगे आप लोग, राइट है पहला ऑप्शन याद रखेंगे कि एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 है, जहां n एल्काइन के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या बिल्कुल राइट है, याद रखेंगे। और ऑप्शन सी भी राइट याद रखें, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक दोहरे बंधन से जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि साइंस कितना हार्ड या कितना डीपली पूछा है, इसलिए तो आपको आइडिया लगवा रहे हैं। अगर आप PY के प्रश्न नहीं देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, आप ऊपर ऊपर सिंपल प्रश्नों को वन लाइन फैक्ट पढ़ के चले जाओगे, प्रश्न बनेगा नहीं। इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं GKGS और साइंस किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्नों कितना डीपली किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। साइंस का आप भौतिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान है कि उसी प्रकार इतिहास, भूगोल, शास्त्र, तो आपको देखना पड़ेगा, तब देख पाओगे, सीख पाओगे। ऑप्शन डी भी राइट याद रखें, सबसे सरल एल्केन एथीन है, इसका आणविक सूत्र C2H4 होता, याद रखेंगे। तो ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। वही पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, वही पूछा ना आपको, है कि नहीं। तो ऑप्शन भी आपका गलत, और क्या हो जाए, कथन हो जाए क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादातर पेट्रोलियम से क्रैकिंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जी गलत बात। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न लेके चलते हैं, और अगला प्रश्न आप देखना चाहेंगे, देखिए चलिए 26 नंबर का प्रश्न क्या था, देख पा रहे हैं आप लोग कि साबुन के अणु में एक खाली स्थान होता है, साबुन होता, याद रखें, साबुन के अणु में खाली स्थान होता, याद रखेंगे, हाइड्रोफिलिक सिर और एक हाइड्रोफोबिक पुष्प, बिल्कुल राइट बात है। यही तो क्या करते हैं, फिर कपड़ों से जो गंदगी होती है उसको अलग करते, याद रखेंगे। तो जो साबुन के अणु होता है, जब आप साबुन का झाग बनाते हो तो साबुन में अणु निर्मित होते हैं, साबुन का अणु ध्यान रखें, इसमें एक सिर रहेगा और एक पूछ होता है। सिर याद रखें किससे बना होता है, जैसा प्रश्न पूछ सकता है, सिर बना होता है हाइड्रोफिलिक से, और हाइड्रोफोबिक से पुच्छ बना होता, याद रखेंगे, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इस प्रकार से फिर सफाई की क्रिया को अंजाम देते हैं, कौन, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। चलिए अगला ऑप्शन आप देख पाएंगे, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शनों को उल्टा पुल्टा कर रखा भाई, तो ऑप्शन अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न का आंसर आप देखेंगे, जो प्रश्न क्रमांक 27 है, कौन सा कोयला कोक उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है, याद रखें, कोयला से कोक बनाया जाता है, तो प्राथमिक स्रोत है वो पूछ रहा, कोयले का प्रकार पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहला फलीदार कोयला, काला कोयला। अगला ऑप्शन तीसरा बैठ जाएगा बिटुमिन्स कोयला, याद रखेंगे, बिटुमिन्स कोयला से क्या बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है, और कोक का उपयोग सड़कों में किया जाता है, सड़कें बनाने में, याद रखना, जो भी प्रश्न बनता याद रखिएगा। तो पहला ही प्रश्न पूछा था कि कोयला को जलाने में 1 किलो कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, तो मैंने बोल 3 × 10⁷ जूल। उसी प्रकार से फिर से प्रश्न पूछ लिया कि बिटुमिन कोयला, ठीक है, क्या बिटुमिन कोयला है, इससे हम कोक प्राप्त कर सकते हैं, जो प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न आप देख पा 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन धुआं नहीं उत्सर्जित करता। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न, साइंस के जीके जिसके कितना डीपली, कितना हार्ड, कितना सरल, कितना किस प्रकार का पैटर्न शिफ्ट बाय डे बाय हम कवर करा रहे हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और अपने पास समय बचा, आप लोग पढ़ सकते हो। अब यकीन नहीं है तो ना पढ़िए, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ईंधन धुआं नहीं उत्सर्जित करता, याद रखें, लकड़ी का कोयला, मतलब देखो, अगर लकड़ी आपके पास है तो लकड़ी होता है तो उसको जलाने के बाद जो कोयला निर्मित होता है, मतलब जो लकड़ी होता है, लकड़ी जलेगा तो धुआं तो निकलेगा ना भाई। अब लकड़ी के बाद जो वैसा हिस्सा होता है उसे उसे हम कोयला कहते हैं। तो कोयला को जब आप जलाओगे तो वो धुआं उत्सर्जित नहीं करता, ठीक है, बुक राइट, आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन आप देख पाएंगे 29 नंबर का प्रश्न कहता है
किस देश में अम्लीय वर्षा सर्वाधिक होती है? क्या? अम्लीय वर्षा किस देश में पूछ रहा भाई, याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा ऑप्शन आपका बी सॉरी डी राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, सीधी बात आप कह सकते हो, अमेरिका भी कह सकते हो, ठीक है, और आप यूएसए भी कह सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका और यूएसए वाशिंगटन डीसी की राजधानी याद रखेंगे। और ये मुद्रा का नाम पता हो कि डॉलर, यहाँ क्या चलता है? डॉलर। जैसे भारत मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान रुपया, अफगानिस्तान अफगान रुपया, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब वाशिंगटन डीसी राजधानी है और इसकी मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न आपने यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती, याद रखेंगे। और अम्लीय वर्षा के नुकसान बहुत ज़्यादा याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आप एक पारा 30 नंबर का, क्षेत्रफल के आधार पर किस संघ शासित राज्य में सबसे ज़्यादा वनावरण पाया जाता है? और आपको विदित करा दें कि मैं बार बार आपको इंतला कर दूं, बार बार आपको बता दूं, सेम टू सेम टॉपिकों का प्रश्न पूछ रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा, थोड़ा बहुत बदलाव होता, बाकी सेम टॉपिक का प्रश्न पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो भी पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र प्रकार याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। समझे क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से संघ या केंद्र शासित प्रदेश में वनावरण पाया जाता है। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, चलिए अगर 31 प्रश्न कहता है कि हमें प्रश्न पूछ रहा है मथुरा की तेल प्रसंस्करणशाला और उसमें शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को संभावित क्षति पहुंचाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण कौन सा है? याद रखें, ताज को कोई संभावित क्षति पहुंचाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण कौन सा? याद रखें। जिस प्रकार से आप पता होगा ताजमहल उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? आपको पता आगरा में है कि नहीं? उत्तर यूपी की राजधानी आप पता लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है, शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। और जो प्यार की निशानी याद रखें, वहीं उसी नज़दीक में जो शक्ति संयंत्र लगे हुए हैं, मथुरा तेल प्रसंस्करण है, इससे जो धुआं निकलता है अम्लीकृत वाला, वो क्या ताजमहल को क्षति पहुंचा रहा। तो वैज्ञानिक कारण की बात कर रहा हूँ, हो जाएगा अम्ल अवक्षेप्त। अम्ल अवक्षेप्त क्षिप्त जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें होती हैं रिलीज होती है, आप पता है भाई फैक्ट्री होगा तो गैस रिलीज किया जाता है, तो गैसें आपस में अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण कर रही हैं। और जो ताजमहल के जो संगमरमर की परत है उसके साथ अभिक्रिया करके उसको काला धूसर पीलापन में बदल रही है। याद रखना जी, आपका अम्ल अवक्षेप्त हो जाएगा वैज्ञानिक कारण। चलिए और इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देखेंगे 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रदूषक का स्रोत है? मतलब जैविक प्रदूषक का स्रोत है। चलिए पहला ऑप्शन आप देख पाएंगे हवा में उड़ने वाली मिट्टी ना मोटर वाहन। अगला प्रश्न बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या कि जैविक प्रदूषक का स्रोत है। मतलब जैविक मीन्स तो जीव जंतु से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को जैविक प्रदूषक कहते हैं। जो जैविक प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व हो उसे जैविक प्रदूषक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया क्या है? एक जैविक चीज, जैविक जीव है। अगर वो आपको प्रदूषण के लिए घातक है तो वो जैविक प्रदूषक कहलाएगा, श्रेणी में आएगा। तो वही बात आपका राइट आंसर हो जाएगा जे बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु। चलिएगा अगला आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 33 है, लास्ट तक बने रहेगा, भागना है आपको, भागोगे तो आपका घाटा हो जाएगा, आपको प्रश्न का आइडिया नहीं लगा पाओ। वैसे हम जीके जैसे साइंस को तो डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, बट आपको दिखा रहे हैं प्रश्न का प्रकार, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आप बता दो सिंपल मेरे भाई प्रश्न नहीं आया अभी तक, एक दो प्रश्न मिलता है, बाकी नॉर्मल प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा 15 प्रश्नों के लिए। और यही पढ़ाई आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में भी काम देगा। तो दिए गए विकल्पों में से किस में गैस रिक्तियाँ नहीं है? याद रखेंगे गैस रिक्तियाँ नहीं है, अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख पाएंगे बैगनी हरे जीवाणु प्रिकोरेट और नीला हरा जीवाणु में
गैस रिक्तियाँ पाई जाती है, बाकी अमीबा में नहीं पाया जाता है। चलिए, और 2 दिन हमने आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, वो कुछ निजी कारण था, याद रखेंगे। बट हम अभी आप कंटिन्यू पर डे मैथ्स का एक वीडियो, फिर अगले दिन रीजनिंग का वीडियो, फिर मैथ्स का, फिर रीजनिंग, इस प्रकार से आपको मिलता रहेगा। और उसी प्रकार साइंस और आपका जीके जीएस का भी एक दिन के बाद अल्टरनेट आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। तो अमीबा में गैस रिक्तियाँ नहीं पाई जाती है। 34 नंबर का प्रश्न कहता है, वायुमंडलीय प्रदूषण पर शोध में लाइकेन आवश्यक है, क्योंकि वे मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, प्रदूषक होता है। जो प्रदूषण हुआ है, जो एयर पॉल्यूशन होता है, उसके लिए एक विषैला पदार्थ गैस है SO2। इसके प्रति क्या है, वो संवेदनशील। कौन है, आपके लाइकेन, याद रखेंगे। तो वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए हम इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति आपको वायु प्रदूषण है या नहीं ये अवगत करा देते, याद रखेंगे। जहाँ प्रदूषण एरिया रहेगा वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ प्रदूषण मुक्त होगा वहाँ लाइकेन पाए जाते हैं। ये आपके क्या है, संसूचक हैं, सूचना देते हैं कि कहाँ प्रदूषण है और नहीं है, और कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, आप अनुमान लगा सकते हो। और रही बात लाइकेन, याद रखना शैवाल और कवक का कंबाइन होता है, याद रखेंगे भाई, है कि नहीं, ठीक है। और लाइकेन से ही क्या बनाया जाता है, लिटमस पत्र बनाया जाता है, जो आप पता होगा अम्ल और क्षार के टेस्ट के लिए उपयोग होने वाला एक क्या है, सूचक है। कौन, लिटमस पत्र। चलिएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक आप देख पाएंगे 35 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रदूषक कार के निकास से नहीं आता है। मतलब कार एक आपका 4 पहिया वाहन है, और कार में जो आप फ्यूल एनर्जी के लिए यूज करते हो, याद रखेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा कि जिसमें डीजल युक्त होता है या पेट्रोल। तो आप याद रखें, जब उसमें ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग होगा फ्यूल का, ईंधन का, तो उसमें हानिकारक जो गैसें निकलती, तो कौन सा गैस नहीं निकलता, जो पूछ रहा। ऑप्शन ए निकलता है, बी निकलता है, आपका सी रट जाएगा फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश गैस है जी निकलता नहीं है। याद रखें, आपके जो हानिकारक गैस शीशा भी उत्पन्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, किसमें, कार से। और अगला आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर नहीं हो आंसर ही राइट होगा। और ये आपके कार के ईंधन से जो अनावश्यक जो गैसें उत्पन्न होती है, उनमें से इसका नाम नहीं है। चलिए, इस प्रकार से हमने आपको 35 प्रश्नों से अवगत कराया है, और रहे आपके टॉप 15 प्रश्न साइंस के, जो आपको आगामी परीक्षा MP पुलिस कांस्टेबल बना सके तरफ जनपहरी, MPSI सूबेदार, SSC बैंक, रेलवे, NTPC ग्रुप डी और MP आबकारी में आपको काम देने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के बाद आप कुछ सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा हम इसमें थोड़ा स्लो पढ़ा, याद रखेंगे आपको दिखाने समझाने के हिसाब से। और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक दिन जीके जैसे रहेगा, अगले दिन आपको साइंस का, फिर जीके साइंस, उस प्रकार मैथ्स का, रीजनिंग का। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सर साइंस का ये टॉपिक चाहिए, इतिहास का, भूगोल, अर्थशास्त्र का। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते लिखते हम आपके साथ हैं, और हर समय प्रयास करूँगा आपको मैं सही सटीक जानकारी देता रहूँगा। और आप बता दूँ, NTPC और ग्रुप डी की भी तैयारी हम करवा रहे थे, फिलहाल अभी आबकारी के चक्कर में बंद करके बैठे हैं। तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग 70 से 80 के बीच में, आप लोग 70 से 80 वीडियो बन चुका, हम वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर सकते, देख सकते, पढ़ सकते हो। और अपने सहपाठी के पास आ जाकर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, लिखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो पढ़ सके, आइडिया लगा पाए कि प्रश्न आते कैसा है। तो आइडिया नहीं लगा पाएगा तब तक पढ़ नहीं पाएगा मेरे विद्यार्थी। तो आपका भविष्य हमारे साथ है। हम आपको शिक्षक के नाते काम बताते हैं कि आपका भला करना हमारा मकसद है, और आपकी उन्नति में हमारी ही अच्छी बात होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारा सहयोग कर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें, और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लग रहा है, टॉपिक किस प्रकार का वीडियो चाहिए तो भी बोल सकते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।